Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I'm going to teach you the last topic जो है किसका इकोनॉमिक्स का जो FAA के सिलेबस में है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के सिलेबस में भी है, जो इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी है, जिसको बोला जाता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या हम पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन फॉर JK SSB एग्जाम्स, एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द crash course for assistant registrar and for the case aspirants 2021। राइट, जिसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की, प्ले स्टोर में जाकर WS Academy के ऐप डाउनलोड करो और ऐप के साथ ऐप पे भी आप लेक्चर्स जो है देख सकते हो। वहाँ पर एक ऑर्डर में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, जिसने अभी तक जो है पटवारी या जूनियर असिस्टेंट का कोर्स नहीं लिया है, 2 दिन बच गए हैं आपके पास, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी। इसमें आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 599 आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जिसमें आपको ये मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे और उर्दू, स्पेशली उर्दू मिलेगा फॉर पटवारी कोर्स के लिए। राइट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है, दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। इसी में मतलब जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा, मैं बात करूंगा डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। जनरली उसने सिलेबस में लिखा है कि डेवलपिंग इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि बेटा आप बताओ कि इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करो, और जो मैं इन स्लाइड्स के ऊपर पढ़ाऊंगा इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा। बाहर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, आपका क्वेश्चन 100% 110% ठीक हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, स्लाइड्स को देखेंगे, समझेंगे आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि चीजों को एक बार समझेंगे। द इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी and is owed to the fact that there are extremely high levels of poverty, unemployment, illiteracy etc. in India। बोला जाता है जो इंडियन इकोनॉमी जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग, आ रही बात समझ? ठीक, डेवलप्ड नहीं है। यूएसए की इकोनॉमी की बात करेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी है। जापान की बात करेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें। चाइना की बात करें, डेवलपिंग की बात करेंगे। इंडिया की बात करेंगे तो डेवलपिंग इकोनॉमी की बात। पाकिस्तान की बात करें, डेवलपिंग की बात करेंगे। श्रीलंका की बात करेंगे, डेवलपिंग की बात करेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिया और इसके नेबर जो ये डेवलपिंग में ही आते हैं। ठीक है। रेशिया की बात करें, डेवलप्ड के साथ आता है। तो यहां पर आपको याद रखना, इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन अगर आएगा, इंडियन सबसे पहला क्वेश्चन आपको JK भी यही पूछ सकता है कि इंडियन इकोनॉमी जो ये डेवलप्ड इकोनॉमी है क्या डेवलपिंग इकोनॉमी? आपको बोलना है सर ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्यों डेवलपिंग इकोनॉमी? यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ पोवर्टी। इंडियन इकोनॉमी में आपको देखो पोवर्टी भी यहां पर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है। इन इंडिया बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। आप देखो कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी ये रेस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। बताऊंगा आगे, पॉपुलेशन का भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। With a suddenly diminishing gross domestic product to add to the various problems faced by the Indian economy, there are a lot of factors which contribute to the nature and the characteristics of Indian economy being a developing economy। बोला जाता है जब हम देखते हैं GDP की बात, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया होगा। जब हम GDP की बात करेंगे, ठीक है, यहां पर इंडिया में क्या होता है, सडनली क्या होता है, एक डिमिनिशिंग GDP आ रही है। ठीक है, GDP जो हो रही है वो कम होती जा रही है। अगर सपोज GDP 5.6% चल रहा है तो ये डिक्लाइन हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। जब क्या होता है, जो इंडिया की GDP डिमिनिशिंग रेट में आ जाती है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, या एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जो ये GDP का इशू जो आ रहा है, डिमिनिशिंग इशू हो रहा है, GDP रिड्यूस होता जा रहा है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी
क्यों है, इकोनॉमी डेवलप क्यों नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। ये लिखा देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द नेचर एंड द कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बीइंग अ डेवलप। इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। लेकिन इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं वो हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंडिया टू बीइंग ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें समझना है इंडियन इकोनॉमी के, उसके बाद हमें पता चलेगा इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग क्यों है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहां पर इंडिया की बात करो या किसी की भी बात करो, यहां पर जनरली हम इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे। ए डेवलपिंग इकोनॉमी इज वन इन विच द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज बिगन। डेवलपिंग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, शुरू हो चुकी है। फुली डेवलप्ड नहीं है लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट शुरू हो रही है। आ रही बात समझ। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम बोल रहे किसी को घर बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है, अभी उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, तो यहां पर क्या है, अब किसकी तरफ हम जा रहे हैं, डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी फुली डेवलप्ड नहीं हुए, तो हमारी इकोनॉमी को कहा जाएगा कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। But it has not affected the whole economy in a full-fledged manner as of yet. लेकिन अभी तक इसने पूरा फुल फ्लैज तरीके से इंडियन इकोनॉमी को क्या नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया, मतलब हम पॉजिटिव तरीके से इसको बोल सकते हैं अभी तक ये फुल फ्लैज्ड डेवलप नहीं हुआ है। अगर डेवलप हुआ होता फुल फ्लैज तरीके से तो हम इसको डेवलप्ड बोलते, लेकिन अभी ये फुल फ्लैज तरीके से ये क्या नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ, तो हम इसको डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं, राइट। ये जितने भी फीचर्स हैं, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के होते हैं। अब यहां पर समझो लो पर कैपिटा इनकम, याद रखना पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड, पर पर्सन भी बोल सकते हैं आप, कि हर एक अगर देखो एवरेज में देखने को मिल रहा है कि जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया में, फिर एक पर्सन के हिसाब से अगर लिखा सपोज 1.30 बिलियन की अगर पॉपुलेशन है यहाँ पर, फिर देखेंगे सपोज पर पर्सन के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, सपोज इनकम कितनी है, इसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। अगर एक पर्सन की इनकम देखेंगे, सपोज यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन, सपोज एक पर्सन की इनकम कितना है, सपोज टोटल जीडीपी जितना भी होगा उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, या टोटल इनकम जितना भी होगा रियल इनकम उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, फिर देखने को मिलेगा 50 रुपीज़ या 15,000 एक महीने का। फिर साल का अगर निकालेंगे इसका मतलब 1 लाख, अगर हम बात करेंगे कि 1 लाख जो है ये एक साल का एक इनकम है एक पर्सन की, जितनी भी पॉपुलेशन, ये हम एवरेज में निकालते हैं, मतलब एक पर्सन की इनकम कितनी है, रियल इनकम कितनी है एक साल में, वो उसका बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। अरे बात समझ। द रियल इनकम ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्री एज ए होल इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक साल के लिए निकाला जाता है कि कंट्री में कि जितनी भी इनकम होती है, रियल इनकम जितनी भी होती है, ठीक है, उस इनकम का परचेजिंग पावर कितना होता है। आ रही बात समझ। जितना भी वो साल में कमाता है, जितनी भी उसकी इनकम होती है, और उस इनकम का परचेजिंग पावर कितना है, क्या वो परचेज कर पा रहा है जो वो कमा रहे हैं। अगर वो साल में 60,000 उसकी रियल इनकम है, या 70K उसकी रियल इनकम है, या 1 लाख उसकी रियल इनकम है, क्या वो चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहा है, क्या वो परचेज कर पा रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये इनकम, रियल इनकम जो हमें बताता है, ये हमें बताता है कि परचेजिंग पावर कंट्री की कितनी है एक साल में। वेयर एज पर कैपिटा रियल इनकम रेफर्स टू द एवरेज परचेजिंग पावर ऑफ ए कंट्री, जो कि एवरेज में हम पूरी कंट्री का एवरेज ले लेते हैं, फिर देखते हैं हम परचेजिंग पावर कितना है एक इंडिविजुअल का एक साल के अंदर, या 2000 जिस साल की भी हम बात करेंगे उस साल। जैसे मैं करता हूं बात 2016, मैं करता हूं बात 2020, मैं करता हूं बात 2021, मैं देखता हूं इस साल पर कैपिटा इनकम सपोज रही है कि 1 लाख रहा है, ठीक है, एक साल की एक पर्सन की, यहां पर रहा है 2000, यहां पर आएगा 1.5 लाख। आ रही बात समझ। 2021 में 1.6 लाख ये रहा है, मतलब 1.5 का मतलब
1.5 लाख और यहाँ पर 1,60,000 जो 2016 में इसको इनकम थी एक साल पर कैपिटा के हिसाब से, तो क्या वो उन चीज़ों को परचेज कर पा रहा है उस इनकम के हिसाब से? सेम उन्हीं चीज़ों को क्या वो परचेज कर पा रहे हैं जब इसके पास इतनी इनकम है, लेकिन ईयर 2020 है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि जो उसको 1 लाख में मिल रहा था पूरे साल का खर्चा उसको निकल रहा, खाना पीना जो भी वो चीज़ें खरीद रहा था पीने के लिए, मेडिसिन के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, वो 1 लाख में सपोज हो रहा था 2016 में, लेकिन अगर उसके पास 2020 में 1,50,000 है, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं खरीद पा रहा था जो कि वो 2016 में खरीद पा रहा था 1 लाख जब उसके पास था। तो दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे 1.5 लाख मतलब 1.50 मतलब 1.5 लाख में वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है जो कि 2016 में कर पा रहा था, मतलब हम बोलेंगे इसका परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो गया, वो डिक्लाइन हो गया, मतलब मनी की जो अफोर्डेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, मनी का वैल्यू जो होता है वो डाउन होता जा रहा है। फिर हम देखेंगे 2021 में इसको अब 10,000 और आगे पर कैपिटल इनकम बढ़ गया, पर कैपिटल इनकम जब इसके पास है लेकिन परचेजिंग पावर है ही नहीं, फिर से यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि पर कैपिटल इनकम अगर है इसके पास, क्या वो परचेज कर पा रहा है चीजों को या नहीं कर पा रहा है, क्या वो अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की यही प्रॉब्लम है, यहां पर सबसे पहले पर कैपिटल इनकम ही कम होता है। याद रखना क्वेश्चन अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, द पर कैपिटल इनकम इज लो, आपको बोलना यस पर कैपिटल इनकम जो होता है ये एक मेजर इशू बोला जाता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी डेवलपिंग होती है, क्यों? क्योंकि उसका पर कैपिटल इनकम कम माना जाता है। आ रही बात समझ? कमाई कम होती है, उसके पास पैसा कम होता है, इनकम उसकी कम होते हैं। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डेफिनेटली यहां से पर कैपिटल इनकम कम है, पैसा कम है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं लेकिन पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस प्रोसेस को। सपोज एक पर्सन जो है उसको एक साल में, एक ईयर में उसका रियल इनकम जो है दैट इज हम बोलेंगे उसको 1 लाख रुपीज है, लेकिन अब उसकी जो पॉपुलेशन, उसके फैमिली मेंबर जो है 5 फैमिली मेंबर्स है, ध्यान से समझो 5 फैमिली मेंबर्स है, लेकिन अब इस 1 लाख को ये सही ढंग से खर्च कर पाता है, चीजों को अफोर्ड कर पा रहा है 5 लोगों के लिए, 5 लोगों का ये सिस्टम ठीक चला रहा है। लेकिन क्या करेंगे, कोई और एक पर्सन ले लेंगे, वो उसको भी 1 लाख है, उसके भी 1 लाख रुपए है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन, उसकी फैमिली में सपोज 8 बंदे हैं, क्या वो उन मतलब 1 लाख में 8 बंदों का गुजारा करेगा? बिल्कुल कर सकता है गुजारा, लेकिन उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों में, जैसे कि इसके बच्चे जो है कि अच्छी एजुकेशन उसको मिलती है, अगर कोई बच्चा जो बीमार हो जाता तो उसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है, अगर कोई फैमिली में तो उसको हेल्थ जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको 1 लाख में 5 बंदों को वो खिला रहा है, दैट मीन्स उनका एजुकेशन भी ठीक है, उनको अगर कोई बीमार होता है अच्छा हॉस्पिटल केयर भी मिलता है और उनका हेल्थ भी ठीक रहता है। लेकिन ये बंदा जो है, ठीक है, अगर इसके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, लेकिन इसके पास 8 फैमिली मेंबर्स हैं, कोई अगर बीमार होता है, चलो हम मान लेते हैं कि बीमार अगर हो गए तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, उसको केयर किया जाएगा, हेल्थ भी ठीक है, लेकिन अगर एजुकेशन देखेंगे, एजुकेशन ये 2 ही बच्चों को अच्छे स्कूल में जो है एडमिट कर पा रहा है, अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, लेकिन बाकी बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहे, मतलब वो एक कंप्रोमाइज करता है, ठीक है, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है। मतलब ये भी क्योंकि जब उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब वो बड़ा हो जाएगा वो जो है उसको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, जब उसको जॉब नहीं मिलेगी वो कमाई नहीं करेगा, जब वो कमाई नहीं करेगा वो स्पेंड नहीं करेगा, जब वो स्पेंड नहीं करेगा तो मार्केट में मनी का फ्लो नहीं होगा, जब मार्केट का मनी फ्लो नहीं होगा तो कंट्री की इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं करेगी, जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी हम बोलेंगे जीडीपी जो है कम है, जब जीडीपी डिक्लाइन हो जाएगा तो हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी, ये डेवलप्ड नहीं है। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आ गई, इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझ आया? बस यही तो लिखा है इसमें दास्तान। Where there is a high population, there also has to be infrastructure in place to support that population. This means there is need to be enough education and medical facilities, enough employment opportunities with good salary, etc. With a high population, especially in increasing the high population, providing these facilities to each citizen becomes huge task, and most often governments are unable to follow
थ्रू, दस लीविंग द इकोनॉमी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। मैंने अभी आपका एग्जांपल एक दिया है, वो आपको समझ आया होगा, लेकिन जो इसने लिखा है इसमें मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे बोला जाता है जहां पर भी हाई पॉपुलेशन होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हाई पॉपुलेशन तो लोगों को रहने के लिए जगह होनी चाहिए ना। जब रहने के लिए जगह होगी, ठीक है, फिर उनको क्या चाहिए, उनको उस पॉपुलेशन को सपोर्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको एजुकेशन भी चाहिए। ज्यादा पॉपुलेशन के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो ज्यादा एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रहे हैं उनको, उनको विथ गुड सैलरी होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें मिलेंगे, पॉपुलेशन अगर ग्रो भी हो रही है तो ये, ठीक है, पॉपुलेशन अगर ग्रो भी हो रहे हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन सी मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, गुड सैलरी चाहिए। तो जब ये होगा तब हम बोलेंगे कि कंट्री में अच्छी इनकम है। जब अच्छी इनकम है, कंट्री जो है जीडीपी बढ़ जाएगा, कंट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं है, गवर्नमेंट जो होता है, पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नीड बढ़ जाती है, जो कि कंट्री जो है वो अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। जब वो अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो पॉपुलेशन भी एक फैक्टर बन जाता है, पॉपुलेशन का बढ़ना, कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक फैक्टर रहता है कि कंट्री में जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। उसके बाद एक है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली जब यहाँ पर 1.30 बिलियन पॉपुलेशन है, तो सपोज यहाँ पर, सपोज मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज यहाँ पर सपोज 10 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है, ठीक है, 10 करोड़ पॉपुलेशन ले लो, यहाँ ले लो एक 1 लाख पॉपुलेशन ले लो, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 लाख पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास जो है, जो एजुकेशन तो है उनके पास, लेकिन उनके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है। जब उनके पास जॉब्स नहीं है तो वो क्या है, वो पैसे नहीं कमाएंगे, वो पैसे नहीं कमा सकते हैं, वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, पैसे खर्च नहीं के मार्केट में पैसा फ्लो नहीं होगा। मार्केट में पैसा फ्लो नहीं होगा तो दैट मीन्स जो है कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डाउन चली जाएगी। कंट्री की इकोनॉमी जितनी डाउन चली जाएगी उतना क्या होता है, जीडीपी कम रहेगा। जीडीपी कम रहने का मतलब होता है कंट्री जो है डेवलप नहीं होगी, यहाँ की इकोनॉमी जो होगी वो डेवलपिंग इकोनॉमी रहेगी। इसलिए बोला जाता है, ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। जितना लोग एम्प्लॉयड रहेंगे उतना उनके पास पैसा आ जाएगा, उतना वो स्पेंड करेंगे खुद के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उतना मार्केट में मनी फ्लो हो जाएगा, उतना कंट्री जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एज मैंशनड बिफोर, द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज आर अनअवेलेबल फॉर हाई पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया तो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, और यहाँ पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है। Unemployment is a problem that deserves as an explanation of its own because lack of employment leads to lack of funds। जब employment ही नहीं होते तो funds नहीं होते एक इंडिविजुअल के लिए और उसकी फैमिली के लिए, जिसकी वजह से वो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ के जो होते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बेस्ट यही दिया था, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो ये क्या करती है, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता है। जब अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता है तो क्या हो जाता है, वो आखिरकार जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, 25, 26, 30 की एज में आता है, तो उसके पास जॉब नहीं होते, तो वो इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन एक और फैक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका, कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि इंडिया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसके, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के, और इनको आप बोल सकते हैं ये भी यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी है। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये है कि जब भी आपको पता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जनरली अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, हम किस पे ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी की, और ये भी एक रीज़न बताया जाता है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक प्रॉब्लम है, किस लिए, ये भी एक फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंडियन इकोनॉमी टू बी ए डेवलपिंग इकोनॉमी। व्हेन इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट येट बीन डेवलप्ड इन ए कंट्री एंड देयर आर नॉट एनफ जॉब्स अवेलेबल फॉर द पीपल, दे हैव टू
turn to what they have been doing for the centuries before, that is primitive sector jobs। बोला जाता है जब यहाँ पर पॉपुलेशन लिंक करो, जितने भी फैक्टर्स मैंने ऊपर बताए उन सभी फैक्टर्स, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिंक करो। जब मैंने बोला यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जब जॉब्स नहीं है तो ये क्या करेंगे, अगर कोई एजुकेटेड है तो उसके पास कोई काम करने लायक नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, वो क्या करेगा, जो प्रिमिटिव एक्टिविटीज पहले से ही थी, मतलब जो ओल्ड एज से ही हम क्या करते आ रहे थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो वो कहाँ पर अपना जॉब ढूंढेंगे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे और वही काम करेंगे जो प्रिमिटिव पहले से हम करके आ रहे हैं, और जो कि इंडिया की इकोनॉमी को डिफाइन करता है कि एज ए ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। वेल दीज जॉब्स सच एज एग्रीकल्चर आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इन द लार्जर परस्पेक्टिव, दे डू नॉट फेच वर्कर्स ए होल लॉट ऑफ इनकम। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर ठीक है, अगर ये काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो ठीक है ना, क्या इनको तो एग्रीकल्चर में अगर काम करें तो एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है इनको, वर्क तो मिलता है इनको, लेकिन वो वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वो उनको बेनिफिट्स नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम। इनकम बहुत कम है, इनकम जो होती है वो बहुत कम मिलती है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से, जब इनकम ही, रियल इनकम ही कम है। जब मैंने आपको बोला था पहले ही, जब रियल इनकम ही कम है, पर कैपिटा इनकम ही कम है, तो क्या हो जाएगा, तो जीडीपी जो होगी वो डिक्लाइनिंग है, इकोनॉमिक जो होती है उसकी ग्रोथ कम होगी, जिसका मतलब ये बोलते हैं कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ चलता गया चलता गया चलता गया। आ रही बात समझ, यही लिखा है, दे डू नॉट फेच वर्कर्स ए होल लॉट ऑफ इनकम नीदर दे डू दे एड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जब इनकम ही कम है तो क्या हो गया, वर्कर्स की जो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है, उनको जो है कंट्री की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि इनकम जो है बहुत कम है। अब यही विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी, ये साइकिल ये ऐसे ही चलता रहता है, ये रिपीट होता जा रहा है। अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी वर्क्स ऑन बोथ द डिमांड साइड एज वेल एज द सप्लाई साइड। देखो कैसे, जो ये विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी, ये जो पुअर्टी का साइकिल जो चल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आप देख सकते हो, ये सप्लाई साइड से भी ये इश्यू देखने को मिल रहा है और डिमांड साइड से भी ये देखने को मिल रहा है। वो किस तरीके से यहाँ पर हम समझिए, ऑन द डिमांड साइड, ठीक है, जब हम किसी चीज को डिमांड करते हैं, जब हम कंज्यूमर जो होता है किसी चीज को डिमांड करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड साइड। ऑन द डिमांड साइड द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू व्हेन द परचेजिंग पावर, रियल इनकम ऑफ ए कंट्री इज लो लीडिंग टू अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। डिमांड साइड का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, कंज्यूमर साइड से हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को परचेज करने चाहते हैं, लेकिन जब हम उस चीज को परचेज करते हैं हमारा इनकम इतना कम है कि हम इस चीज को परचेज नहीं कर पा रहे, मतलब हम उस गुड को, अगर कोई चीज़ खरीदना है हमें या कोई सर्विस लेनी है हमें, तो हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया डिमांड साइड, मतलब कंज्यूमर साइड, ये इशू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी जो है डेवलपिंग की तरफ जा रही है। आगे देखो, अब कौन सा साइड है, सप्लाई साइड, वेयर सिंस द गुड्स एंड द सर्विस आर नॉट सेलिंग। डेफिनेटली पता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, जो आप प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है, गुड्स और सर्विस उनको पता है वो सेल ही नहीं हो रहा है। अगर वो कोई गुड बना रहे हैं या कोई सर्विस उनको आती है, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि डिमांड साइड में क्या है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जो गुड्स और सर्विस को सेलिंग नहीं होती है, देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लीडिंग टू लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, कैपिटल कम होने की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होगी। अगर मैं कहीं पर कोई इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैपिटल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो तभी मैं करूंगा ना जब मुझे पता है कि सामने डिमांड काफी ज्यादा है, अफोर्ड लोग कर पा रहे हैं, तभी मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा ना, तभी उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा, तभी मैं उस सर्विस को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब उसकी डिमांड है ही नहीं आगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा उस चीज में। जब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज में, तो इनकम क्या होगी, पर कैपिटा इनकम, मेरी इनकम क्या होगी, मेरी पर कैपिटा इनकम लो होगी एज ए सेलर के साइड में। या अगर मैं जो बोल रहा हूं कि जब मेरी इनकम कम होगी तो मैं चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, या मैं चीज़ों को नहीं बेच पा रहा हूं क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम होता है। और जब पर कैपिटा इनकम कम होता है, ये साइकिल कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलता रहता है जब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग की तरफ चली गई है। आई होप यहाँ तक ये बातें आपको पूरी समझ में आ रही है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सारा खेल जो है, जो पर कैपिटा इनकम है उसके ऊपर डिपेंड है। फिर पॉपुलेशन को भी मैंने लिया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट को भी मैंने लिया,
फिर मैंने लिया डिमांड साइड, मैंने लिया मैंने सप्लाई साइड, हर पर्सपेक्ट के हिसाब से मैंने आपको समझाया। आगे चलते, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव होल्ड्स ट्रू फॉर इंडियन इकोनॉमी। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया आपको, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू डेवलपिंग इकोनॉमी। और मैंने पहला ही पॉइंट आपको बताया है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट। आगे हम देखेंगे हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो कुछ डेटा मैं आपको देता हूं जो आपको पता चलेगा। हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से यहां पर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट लास्ट रिकॉर्डेड ईयर, जो लास्ट ईयर देखने को मिल रहा है 138 करोड़, मतलब 1.38 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, एंड स्टिल इंक्रीजिंग, और अभी भी इंक्रीज होता जा रहा है, पुटिंग इट ओनली द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना है, विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन नियरली ओनली 8 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की 8 बिलियन है, लेकिन यहां पर विद ठीक है इंडिया की उसमें कितनी है 1.38 बिलियन। इंडिया शेयर्स द सेम इन द 17%। इसका मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया की कंट्रीब्यूशन कितनी है 17%। ये भी आपको ये एक डेटा मैंने दिया है, जिसकी वजह से यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी देखने को मिल रहे हैं। परसीव्ड लो पर कैपिटा रियल इनकम, फेयरली रीसेंट statistics of India's income puts the country's per capita real income to 1.35 lakh for a year। मतलब मैंने फिर से बोला आपको कि एवरेज जब निकाला जाता है तो 1.35 लाख पर कैपिटा इनकम देखने को मिला। 2019-2020 डेटा हमारे पास है। डू रियलाइज दैट द एवरेज रियल इनकम ऑफ इंडियन बिलियनर्स एज वेल एज दोज ऑफ डेली वेज लेबरर्स आर ऑल एवरेज हियर। यहां पर जो भी मैं निकाल रहा हूं ना, बिलियनर सपोज कोई अरबों में कोई बिलियनर है इंडिया का, और कोई जो होता है वर्कर है जो 5 रुपए दिन में कमाता है, मतलब साल में 1 लाख रुपए उसको इनकम है, तो और बिलियनर दोनों का इनकम मिलाकर फिर एवरेज निकाला जाता है, और जितनी भी पॉपुलेशन होती है और फिर ओवरऑल देखने को 1.35 लाख जो है जिसको बोला जाता है रियल इनकम देखने को, जो कि बहुत ज्यादा कम है। दस द बॉल पार्क फिगर 1.3 लाख नॉट टू बी एक्यूरेट। यहां पर याद रखना है ये जितना भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं रिलेटेड टू द रियल इनकम, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और यही जो है ये भी एक मेन इशू माना जाता है पर कैपिटा इनकम का लो होना, मतलब डेवलपिंग कंट्री की एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। प्रेवलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये आपका एक चैप्टर अलग है जिसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वहां पर हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, कम से कम 3-4 लेक्चर्स में एम्प्लॉयमेंट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने देखा प्रेवलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स कोसाइंस, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर इनक्रेडिबली हार्मफुल टू द इकोनॉमी। बोला जाए, देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज कोई काम चल रहा है, सपोज आपको फार्मिंग करनी है, ठीक है। फार्मिंग आपके पास है, 1 एकड़ लैंड है आपके पास। उस 1 एकड़ लैंड को कमाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए घर के। अगर 2 लोग भी इसको कमाएंगे तो साल में अच्छे तरीके से इसकी पैदावार करेंगे, और जो भी आ जाएगा ये खर्च करेंगे। लेकिन घर में 5 लोग हैं, लेकिन 2 अगर फार्मिंग करते हैं तो 3 बच गए। 3 कहां पर क्या कर सकते, जॉब कर सकते, और भी कोई काम कर सकते, फार्मिंग से बाहर फार्मिंग फिशरीज कर सकते, और भी कुछ करें, लेकिन उनको वो चीजें नहीं आती है, इनके पास और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, यही काम जहां पर 2 लगने चाहिए वहां पर ये 5 लगा रहे हैं। मतलब जब इनके पास काम ही नहीं है तो यहां पर जो होता है ये एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती जा रही है। वर्कर जो होते हैं जहां पर 2 लगने चाहिए 5 लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट नहीं रहता है, इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जहां पर कम लगाना होता है वहां पर उससे ज्यादा लग जाता है, जो कि उनका काम जो होता है वो काउंट नहीं होता है, कि वो इन 3 लोगों का काम काउंट ही नहीं होगा इसमें, जो कि क्योंकि 2 ही हमें पता है 2 ही लोग कर सकते हैं वो। विद द ह्यूज पॉपुलेशन विद ए बियरली एंड एनी अप्रोप्रिएट वर्क अवेलेबल things have been potential to, so this can be attributed to the dependence on the primary sector due to, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए देखने को मिल रही है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम, अगर आप देखोगे मोर देन 60% पॉपुलेशन डिपेंड है किस पे, आपको यदि एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, और जब मोर देन 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड है, और इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, जिसको बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि पर कैपिटा इनकम जो होती है कम देखने को मिल रहा है, इनकम जो होती है रियल इनकम कम देखने को मिल रही है। और दूसरा एक प्रॉब्लम यहां पर है
कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं वहां पर तो प्राइमरी सेक्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पर। टर्शियरी अगर आप देखोगे यहाँ का टर्शियरी सेक्टर और यहाँ का जो है क्या बोलते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे या आप सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में वहां पर क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी जो होते हैं वहां पर ज्यादा फोकस होता है और टर्शियरी और सेकेंडरी को नेग्लेक्ट किया देखने को मिल रहा है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर ड्यू टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। और यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर मतलब जिसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर बहुत कम देखने को मिला, अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा इन सेक्टर्स में, और क्योंकि सभी लोग जो है एग्रीकल्चर में ही बिजी रहते हैं। दिस सेम फैक्टर शोज द इकोनॉमी वे डाउन इनटू द ट्रंच ऑफ ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड लीव्स इट देयर, जिसकी वजह से कंट्री जो होते हैं, कंट्री की इकोनॉमी जो होते हैं, ये कहाँ पर फंस जाते हैं, ये पॉवर्टी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी जो है डाउन है, कंट्री जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये सभी फैक्टर्स जो है रेस्पॉन्सिबल हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है और यही प्रॉब्लम्स हैं किसके, मैंने फिर से बोल रहा हूं, यही इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने अभी बोला आपको। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, मैंने पर कैपिटा इनकम का लो बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो होता है डेवलपमेंट नहीं है, टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं है, पर कैपिटा इनकम का कम होना, आ रही बात समझ। हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स आती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सभी जो हैं ये फीचर्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के। और यही, और पॉपुलेशन जैसे मैंने बोला था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये सभी फैक्टर्स जो है ये सभी फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, यही सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इनको ही आप बोल सकते हो यही फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं, किस लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। आई होप यहां तक आपको ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करो, उनको बोलो कि वहीद सर ने इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर जो है आज खत्म कर दिया है। अब फा वाले बच्चे जो भी हैं, जो भी फा वाले बच्चे, फा का मतलब फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के जो बच्चे हैं वो तैयार हो जाए। अब हम जो है कम से कम 15 दिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लगा लेंगे, एमसीक्यूज लगा लेंगे, जहां से जो मिलेंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हो, पुराने एमसीक्यूज हो, नए एमसीक्यूज, जहां से जो मिलेगा हम एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे। अब रिलेटेड टू इकोनॉमी, आप इकोनॉमी में पूरे रेडी हो जाओगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, जब हमने क्या किया था स्टार्ट, आरबीआई। और अब हम आरबीआई को एमसीक्यूज के थ्रू ही अपडेट करेंगे, जो जो चेंजेस होंगे, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट। मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो भी कुछ डेटा होता है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आरबीआई का नया गवर्नर अगर आया होगा या नया रिपो रेट होगा या रिवर्स रिपो रेट, सब कुछ हम देखेंगे वहां पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।